प्रिय छात्रों, मैं नेमीचंद गर्ग, भूगोल व्याख्याता SBK गवर्नमेंट कॉलेज जैसलमेर। इस वर्ष ऑनलाइन क्लासेस होने के कारण जितने भी लेक्चर होंगे उसमें अधिकतर लेक्चर वो ऑनलाइन के द्वारा ही आपके समक्ष या आपके द्वारा आपको दिए जाएंगे। इसी श्रृंखला में अपना जो तृतीय वर्ष के विद्यार्थी जिनके 2 पेपर चलते हैं भूगोल विषय में, पहला पर्यावरण भूगोल और दूसरा है आर्थिक भूगोल। दोनों विषय अपने आप में एक विशिष्ट योग्यता रखने या विशिष्टता रखने वाले हैं। और इसी में आज का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी क्या है और पर्यावरण का पारिस्थितिकी के साथ क्या संबंध पाया जाता है और ये दोनों किस प्रकार से संबंध है। एक आपके समक्ष एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कि पर्यावरण के ऊपर मुख्यतः जैसे आप देख रहे हैं पेड़ देख रहे हैं, ठीक है, सूरज देख रहे हैं, ये भौतिक चीज़ें देख रहे हैं, सांस्कृतिक चीज़ें देख रहे हैं, व्यक्ति आ रहा है। ये चीज़ तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाती है कि प्रकृति और मानव या प्रकृति या जीव के बीच में जो संबंध पाया जाता है वही एक हिसाब से देखा जाए वो पर्यावरण, साधारण भाषा में पर्यावरण कह सकते हैं। ध्यान रखिए, पर्यावरण शब्द का प्रयोग अलग अलग संदर्भ में भी किया जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति समाज में रहता है तो वो उसका सामाजिक पर्यावरण कहलाएगा, यदि कोई व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं के साथ है तो उसका आर्थिक पर्यावरण कहलाएगा। ये संबंध करता, परंतु ये अपना जो विषय है, अपनी जो बात है वो साधारणतः मुख्य रूप से केंद्रित है वो है भौतिक पर्यावरण। यानी भौतिक से तात्पर्य कि किसी जीव के चारों ओर जैविक या अजैविक कारकों से निर्मित वह रूप या वह दुनिया जिसमें वह निवास कर रहा है वही पर्यावरण या वातावरण, साधारण भाषा में वातावरण कहते हैं। ध्यान रखिए, वातावरण और पर्यावरण एक ही है, परंतु इसका यदि हम लोग तथ्यात्मक या इसका वर्णनात्मक अध्ययन करें तो पृथ्वी पर 4 प्रकार के भौतिक वातावरण पाए जाते हैं। पहला जलमंडल, दूसरा स्थलमंडल, तीसरा वायुमंडल और चौथा जीवमंडल। ध्यान रखिए, इन सभी चारों मंडल में मानव अथवा जीव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। इसी कारण इसका अध्ययन मिला किया जाता है। उपयुक्त चारों घटक मिलकर ही जीव के एक आवरण, चारों ओर आवरण का निर्माण करते हैं, वो पर्यावरण करते हैं। ध्यान रखिए, यह जो पर्यावरण है वो चारों भागों में विभाजित करने के बाद यदि हम लोग इनका एक एक अलग अलग रूप देखते हैं तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे पहले यदि देखें जलमंडल, जैसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की रूप। पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है वह 2 रूपों में पाया जाता है। पहला खारा जो समुद्रों में पाया जाता है, मीठा जो इसकी अलग अलग रूप चाहे नदी, तालाब, झील या बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। ध्यान रखिए, खारा जल पृथ्वी पर अधिकांश मात्रा में यानी कि संपूर्ण जल का 71% है और इसी प्रकार जल की 29% मात्रा वो स्थल पर पाई जाती है। यदि पूरे जल का हम लोग भाग देखें तो संपूर्ण जल का 97.3% भाग सागरों में और शेष 2.7% भाग है वो बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। ध्यान रखिए, इस 2.7% में अधिकांश हिस्सा, जैसे कहते हैं 80 से 90% भाग है वो बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। शेष जो भाग बचता है वो जिसे हम लोग कहते हैं पीने योग्य जल कहते हैं। ये जल हमारी दैनिक क्रियाओं में या हमारी आर्थिक क्रियाओं में या विभिन्न क्रियाओं में यह इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और इसी जल के द्वारा ही संपूर्ण प्रकार की हमारी मौसमी घटनाएं होती है। इसी जल के द्वारा संपूर्ण वायुमंडल का संचालन होता है, संपूर्ण वायुमंडल घटनाएं होती है और यही जल अपने आप में एक विशिष्ट योग्यता रखता है या विशिष्टता रखता है। दूसरा जो
इसी वायुमंडल का भाग आता है, वो है लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। ध्यान रखिए, स्थल से तात्पर्य जमीन, और जमीन जिस पर हम लोग रहते हैं। अब जमीन या धरातल या स्थल है, वो उसको दो रूपों में विभाजित कर रखा है, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप से तात्पर्य ऐसा भाग जहाँ पर मानव निवास कर सकता हो, जिसे कहते हैं वो जल से निकला हुआ ऊपरी भाग महाद्वीप, और महासागर यानी पानी से घिरा हुआ वो संपूर्ण भाग। यदि सामान्य भाषा में देखा जाए तो महाद्वीप जो है जमीन का ही हिस्सा है, परंतु उसकी मोटाई अधिक है, और महासागर जमीन का हिस्सा है परंतु उसकी मोटाई कम है। देखिए, महाद्वीप के नीचे 35 किलोमीटर गहराई है, और महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर। आप ध्यान रखिए, महासागर और महाद्वीप यह अपने आप में अपना एक निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र या एक सिस्टम या इकोसिस्टम को ये डेवलप करते रहते हैं। अब बात आती है, हमने दो चीज़ें पढ़ी, जलमंडल और स्थलमंडल। जलमंडल और स्थलमंडल के चारों ओर एक बाह्य आवरण पाया जाता है, जिसे कहते हैं वायुमंडल, अर्थात वायु पृथ्वी के चारों फैली बहुस्तरीय गैसीय आवरण को वायु। अब इसमें वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, जो कि संपूर्ण धरातल से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक ये गैसों में अधिकांश गैसें पाई जाती है, जिसमें अधिकांश मात्रा जिसकी मात्रा है वो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है वो नाइट्रोजन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड व विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। ये गैसें और ये जलमंडल और वायुमंडल दोनों मिलकर संपूर्ण पृथ्वी पर मौसमी घटनाओं का एक चक्र का निर्माण करते हैं। तीसरा बात है, इन तीनों का जो उपयोग करने वाले वो कहलाते हैं जीवमंडल, अर्थात जीवों में समुद्री जीव भी आते हैं और आपके स्थल पर रहने वाले जीव भी आते हैं। हर एक जीव वातावरण के साथ, स्थलमंडल के साथ, जल के साथ एक विभिन्न प्रकार का एक मंडल या एक प्रकार का एक संरचना या एक सिस्टम तैयार करता है, जिसे कहते हैं जो उसका एक पारिस्थितिकी या उसका एक सिस्टम, उस सिस्टम उसको पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से कहा जाता है। ध्यान रखिए, यह जो जीवमंडल है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन तीनों से जुड़ा रहता है। इस यदि हम लोग इस डायग्राम को देखें तो वायुमंडल के साथ जीवमंडल का प्रयोग, जीवमंडल के साथ आपके जलमंडल का संबंध है, जीवमंडल के साथ स्थलमंडल का संबंध। अब देखिए, दो चीज़ें आ रही हैं, सूर्य से रेज आती है, अर्थ पर आती है, अर्थ से जो जीव इस रेज का या सूर्य की किरणों का उपयोग जीव करते हैं या पौधे करते हैं, और पौधे अपना संपूर्ण प्रकार के सिस्टम का निर्माण करते हुए पुनः वापस इस निर्माण करते हैं। अब आती है पर्यावरण है क्या। तो पर्यावरण सामान्यतः जैविक और भौतिक दो घटक है। पर्यावरण के मुख्य दो घटक है, जैविक अर्थात जीवों से बना हुआ, अजैविक यानी कि जिसमें जीव जंतु सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, या बहुत अजैविक या भौतिक कह सकते हैं। ध्यान रखिए, जैविक में पौधे, जंतु, मनुष्य व सूक्ष्म जीव होते हैं। अजैविक में मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप ये संबंध होते हैं। यह दोनों ही अप्रत्यक्ष रूप से इस स्लाइड में दोनों थोड़े से गलत बता रखे हैं। होना क्या चाहिए था कि ये भाग यहाँ आना चाहिए था और ये भाग यहाँ आना चाहिए था। अब पारिस्थितिकी या वातावरण या जीव के पारस्परिक संबंधों को ही पर्यावरण या वातावरण या उस, ध्यान रखिए मैं जो बात कर रहा हूँ कि पर्यावरण और जीव अब एक दूसरे
के साथ किस प्रकार का संबंध रखते हैं, वो उस स्थान का पारिस्थितिकी होगा, पारिस्थिति हुई। अब उस पारिस्थिति का जो अध्ययन किया जाता है वो पारिस्थितिक, वो जो तंत्र होता है उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ध्यान रखिए क्या शब्द है, जैविक और अजैविक घटक। मैंने क्या पहले बताया, जैविक से तात्पर्य पेड़ पौधे मनुष्य सूक्ष्मजीव, और अजैविक से तात्पर्य मिट्टी वायु जल और प्रकाश। ये दोनों आपस में अंतःक्रिया करते हैं और यही अंतःक्रिया पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। यह एक खुला तंत्र होता है जिसमें सामग्री और ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता है। अब ध्यान रखिए सामग्री ऊर्जा का क्या निर्वाह, कैसे निर्वाह होता है कि जैसे सबसे पहले कि पौधे कहाँ पनपेंगे, जहाँ पर मिट्टी और जल होगा, और इन पौधों को सर्वाइव करने के लिए या इनको आगे तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, और प्रकाश के साथ साथ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की आवश्यकता है। तो यदि पौधे को यदि तापमान न मिले तो भी वो जल सकता है, पौधे को यदि पर्याप्त प्रकाश मिले तो भी जल सकता है, पौधे को यदि वायु या पर्टिकुलर गैस नहीं मिले तो वो भी जल सकता है, और पौधे मिट्टी के अलावा रह नहीं सकते, पौधे का जल। तो यदि एक पौधा इन सभी के साथ क्रिया कर रहा है, तो इसी प्रकार यही सिस्टम ये प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इसके साथ क्रिया करता है। यही जो तंत्र है वही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब ध्यान रखिए मैंने एक शब्द क्या कहा, सामग्री और ऊर्जा का निरंतर प्रवाह। अब किसने किससे सामग्री प्राप्त की, पौधे ने इस अजैविक तत्वों से अपनी जो भी आवश्यक है नीड है, बेसिक नीड है, वो उसको प्राप्त किया, और अपने सिस्टम को या अपने प्रवाह को, ऊर्जा को निरंतर प्रवाह रखा। यदि इनमें से कोई भी एक भी तत्व ऐसे दूसरे कम मिलता तो वो अपने आप सोते हैं। अब बात आती है जंतुओं की, जंतु भी इसी प्रकार से कि जंतु पौधे पर निर्भर करते हैं और पौधे वापस इसी पर करते हैं। मनुष्य जंतु और पौधा पर निर्भर करता है, पौधे पुनः उन्हीं पर। यदि इनमें से कोई भी एक तथ्य इनमें से अलग हो जाता है तो अपने आप ही पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र टूट जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पर्टिकुलर सिस्टम या इकोसिस्टम को बचाना चाहिए। यदि इनमें से एक भी चैन टूट जाती है या तो वह संपूर्ण, वहाँ का संपूर्ण सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा, वहाँ का एक सिस्टम वो समाप्त हो जाएगा। इस पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले प्रयोग आर्थर टॉन्सले ने 1935 या 1935 में किया था। अब पारिस्थितिक तंत्र की मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना किस प्रकार की है। तो पारिस्थितिक तंत्र में दो अवयव होते हैं, जैविक यानी कि सजीव, अजैविक यानी कि निर्जीव। ध्यान रखिए मैंने 3 चीज़ें बताई है। सजीव जो अपनी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से करता है, निर्जीव जो स्थिर रहकर अपनी जो भी तत्व है वो सजीव को प्रदान करता है। जैसे सजीव में कौन होगा, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन करता है। और निर्जीव में कौन होगा, जलवायु, पोषक तत्व और भौतिक वातावरण। अब भौतिक वातावरण में मैंने क्या बता रहा हूँ कि जैसे भौतिक वातावरण मिट्टी, वायु और जल। पोषण में कि वह कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। जलवायु में सूर्य की रोशनी। यहाँ जलवायु से तात्पर्य कि वायुमंडल से प्राप्त जो भी होने वाली, अब वायुमंडल से प्राप्त होने वाली वायुमंडल के साथ संबंध जैसे कह सकते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी, तापमान, आर्द्रता इत्यादि। ये सभी इनको कौन उपयोग कर रहा है, उत्पादक यानी कि जो जन्मने वाले या हरे पौधे, उपभोक्ता इन पौधों को खाने वाले, और अपघटन जैसे ही यह पौधे समाप्त हो जाते हैं तो पुनः अपना सूक्ष्म जीव होता है उनका भोजन बन जाते हैं और ये समाप्त होकर उधर। तो ध्यान रखिए इसमें ये व्यक्ति है, यह व्यक्ति या जीव है। इन जीवों का उपयोग कौन करता, मानव या
मानव या अन्य उसको निर्भर होना, जीव किस पर निर्भर करते, पेड़ पौधे किस पर, वायुमंडल किस पर, तो एक प्रकार का चक्र बनता है और यही कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र या सिस्टम कहलाता है। अब जैव अवयव यानी जैव तत्व, ध्यान रखिए इसमें जैव तत्व है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। उत्पादक से तात्पर्य कि ऐसे छोटे जीव या पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाने की क्षमता रखते हैं, यानी कैपेसिटी रखते हैं, जो अपने आप जीव मतलब प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अब इसमें कौन कौन से कर सकते हैं, जैसे पौधे आ सकते हैं, छोटी घास आ सकती है, पेड़ आ सकते हैं, ये आते हैं। ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विकृत ऊर्जा में ग्रहण करते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक स्थितिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। कार्बन यौगिक रूप में हरे पौधों के ऊतकों में संचित रहता है। प्रकाश संश्लेषण की इस सहक्रिया के रूप में ऑक्सीजन निकलता है, जिसका उपयोग हम लोग समस्त जीव उपयोग करते हैं। हरे पौधे और भोजन का संश्लेषण कर वह स्वयं अतः स्वपोषी कहलाते हैं, जिसे कहते हैं ऑक्टोट्रॉफ्स। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधों की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि निम्नलिखित कार्यों को संपादित करते हैं। ध्यान रखिए मैंने शब्द क्या कहा आपके सामने, उत्पादक से तात्पर्य जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके वह रासायनिक क्रिया करके अपने पौधों को ऊतकों को संचित करता रहता है और उसके बाद वह अपने क्रिया। ये पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीवों का निर्माण करते हैं। सूर्य ऊर्जा जो समस्त जीवों के साथ ऊर्जा का मूल स्रोत है वो उसको ग्रहण करते हैं और मिट्टी के साथ तत्वों को अवशोषित करने में भी समर्थ थे। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में संतुलन को बनाए रखते हैं। दूसरा आता है उपभोक्ता। ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए उत्पादकता पर निर्भर करते हैं, जैसे उपभोक्ता मतलब जैसे पौधा जमीन से निकला उसको उपयोग करने वाला जीव, चाहे वो मानव हो सकता है, दूसरा छोटे जीव हो सकते हैं, कोई भी जीव जो उस पर उपयोग करता है। सभी जंतु उपभोक्ताओं की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण भोजन संश्लेषण नहीं कर पाते हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो पौधों पर ही निर्भर करते हैं। ऐसे जीव को परपोषी जीव भी कहते हैं, हेक्टोट्रॉप्स। ध्यान रखिए ये उपभोक्ता 3 प्रकार के, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। देखिए इसमें उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता छोटी जीव से लगाकर बड़ी जीव तक, माने कि जैसे इसमें खरगोश घास खाता है, फिर हिरण, भैंस, गाय, ये सब घास खाते हैं, तो इस कारण ये प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता इनको खाने वाले, ये जैसे शेर है, बाघ है, पक्षी है, सर्प है, मत्स्य, जो दूसरी जीवों पर निर्भर करते हैं। तृतीय उपभोक्ता जो इन दोनों को उपयोग करने वाले, जैसे बाघ से गिद्ध इत्यादि। इस ध्यान रखिए इसमें कुछ ऐसे भी जो सर्वहारी, जैसे मनुष्य और तिलचट्टा। जैसे मैंने इस डायग्राम में सूर्य से प्राप्त रोशनी से घास उत्पन्न हुई। घास का उपयोग किसने किया? तिलचट्टे ने किया। तिलचट्टे या जिस ग्रास ऊपर करते हैं, ग्रास ऊपर ने किया। ग्रास ऊपर को किसने खाया? मेंढक ने खाया। मेंढक को किसने खाया? सांप ने खाया। और सांप को किसने? बाज ने खाया। और बाज एक प्रकार का, बाद में यदि बाज को भी खाने वाला होगा तो वो अपने आप इस प्रकार से चरण करता है। अपघटन करता, तीसरा हो गया अपघटन। अपमार्जन, पेड़ पौधे और जंतु यानी उपभोक्ता और उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर तथा जंतुओं के शेष पदार्थों को जीवाणु अथवा कवकों के द्वारा अपघटन किया जाता है। इसे जीवाणु या कवक अपघटनकर्ता भी कहते हैं। अब ध्यान रखिए, कोई भी चाहे जीव हो या अजीव हो, उसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वह जैसे ही अपनी क्रिया या शारीरिक क्रिया समाप्त कर देता है तो उसके अंदर स्वतः ही विभिन्न प्रकार के
बैक्टीरिया या जीवाणु उत्पन्न होते हैं और यह शरीर अथवा जो पौधे को स्वतः ही समाप्त करने में सक्षम रहते हैं। ये अपघटन करते हैं कार्बनिक, इसका कुछ भाग जो कार्बनिक भाग होता है वो तो ठोस होकर जमीन में चला जाता है और शेष भाग होता है वो वायुमंडल में। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई जीव मरा है, मरने के बाद उसके अंदर गंध सड़ने की क्रिया होगी, सड़ने से तात्पर्य उसके अंदर बैक्टीरिया का जन्म हुआ और बैक्टीरिया से वह अपने आप ही वो सड़ना लिक्विड पार्ट है या हार्ड पार्ट है वो तो ज़मीन पर रहेगा, परंतु जो सॉलिड जो आपका जो लिक्विड पार्ट है वो हार्ड पार्ट है वो तो ज़मीन पर रहेगा, परंतु जो गलने योग्य भाग वो ज़मीन पर जाकर फैलेगा। फैलने के बाद कुछ हवा की मात्रा के साथ वह वायुमंडल में वापस चल, जैसे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन, इस प्रकार के, और ये पुनः जाके इसमें मिट्टी में जमा होता है और मिट्टी में जाके ह्यूमस या भूमिगत, ये जो सिस्टम कहलाता है ये यह एक प्रकार का अपमार्जक के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए यह एक प्रकार के आहार श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। जैसे उत्पादक हरे पौधे हो गए, सेकेंडरी हिरण जो शाकाहारी है और बाघ है मांसाहारी। यह देखिए किस प्रकार से उत्पाद उपभोक्ता और अपघटन का एक डायग्राम आया है। इस डायग्राम में देख लीजिए कि सूर्य है, सूर्य यह एक प्रकार का जलीय पारिस्थितिक तंत्र का एग्जाम्पल है, जिसमें सूर्य की प्राप्त रोशनी से शैवाल उत्पन्न हुई है। शैवाल या छोटे छोटे बैक्टीरिया उत्पन्न है, उस बैक्टीरिया से छोटे छोटे शैवाल, और इस शैवाल पर निर्भर होने वाले छोटे बड़े जीव हो गए और जीव को खाने के लिए फिर उससे बड़े जीव, फिर मछली उत्पन्न हुई, मछली को खाने की बगुला। तो ध्यान रखिए तीन, प्रथम उपभोक्ता शैवाल हो गया, द्वितीय उपभोक्ता मछली हो गई और तृतीय उपभोक्ता बगुला हो गया। यह बाद में जाके समाप्त सड़ते हैं तो यह जाके अपघटन के रूप में काम में आते हैं। तो यह एक प्रकार का सिस्टम बनाते हैं। अब उत्पादक में कौन कौन आएंगे? पेड़ पौधे, दूसरे कौन आएंगे? जीव जंतु आएंगे, और तीसरे और अब उत्पादन में कौन कौन आएंगे? पेड़ पौधे आएंगे। फिर उपभोक्ता में कौन? जीव जंतु आएंगे। अपघटनकर्ता में कौन आएंगे? सूक्ष्म जीव आएंगे। एक पारिस्थितिक तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से सूक्ष्म जीवों के द्वारा ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह, जीवों की इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। मतलब एक इकोसिस्टम चाहे वो जल का हो सकता है, थल का हो सकता है, डेजर्ट का हो सकता है, आपके हरे वनों का हो सकता है, एक निश्चित प्रकार का इकोसिस्टम जहाँ पर वही जीव रह सकते हैं जो उस पर्टिकुलर प्लेस में जाके सर्वाइव कर सकते हैं। और अपनी इस श्रृंखला को हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। ध्यान कि जैसे घास को किसने कहा? ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर किसने कहा? मेंढक को किसने कहा? सर्प, और सर्प को किसने कहा? गिद्ध ने। ठीक इसी प्रकार पौधे को कृमि को चिड़िया, और चिड़िया को खाया बिल्ली। तो यह एक प्रकार का जो खाने का या निर्भर होने का तरीका है, वही एक प्रकार के फूड वेब या आहार जाल के नाम से जाना जाता है। जैसे इस डायग्राम में ये पौधा है, पौधे को गिरगिट या ग्रास ऊपर, और फिर ग्रास ऊपर को दूसरे अन्य जीवों ने खाया। पारिस्थितिक तंत्र में सामान्यतः एक साथ आहार श्रृंखलाएं पाई जाती है। ये आहार श्रृंखलाएं हमेशा सीधी न होकर आड़े तिरछी जुड़कर एक जाल बनाती हैं। इस आहार श्रृंखला के जाल को आहार जाल कहा जाता है, जैसे फूड वेब कहा जाता था। आहार जाल बनाने का कारण यही है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग करता है। अब कैसे उपयोग करता है? जैसे पौधे को ग्रास ऊपर, और ग्रास ऊपर को किसने खाया? बाज ने। पौधे को ग्रास ऊपर को किसने खाया? गिरगिट ने। और गिरगिट को किसने खाया? फिर वापस बाज ने। तो ध्यान रखिए मैंने शब्द क्या कहा? एक पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग करता है। तो पौधे को ग्रास ऊपर, खरगोश को किसने खाया? बाज ने। पौधे को किसने खाया? चूहे को खा सर्प ने, और सर्प को फिर वापस बाज ने। तो ये प्रकार का एक चेन बनता है, जिसे वेब यानी कि जाल बनता है। ध्यान रखिए चेन और वेब में, चेन में कंटिन्यूटी होती है और वेब में रास्ते अलग अलग, कहीं से वो अपने रास्ते, परंतु संबंधित एक ही होता है। जैसे इसमें पोषण स्तर, जैसे उच्चतम श्रेणी के मांसाहारी, द्वितीय पोषक, तृतीय पोषक से प्रथम पोषण स्तर के उत्पादक, द्वितीय शाकाहारी जंतु,
तृतीय मांसाहारी जंतु और चौथा पोषण स्तर में होते हैं वो दोनों को मांसाहारी और दोनों के उपकर होते हैं। आहार श्रृंखला के में कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इसी स्तरों को पोषी स्तर या ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। आहार श्रृंखला कई पोषी स्तरों का बना होता है जिसका प्रत्येक चरण एक पोषण स्तर लिए होता है। जैसे इस डायग्राम में पोषण स्तर पहला उत्पादक, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, यानी प्रथम पोषी, द्वितीय पोषी, तृतीय पोषी और चतुर्थ पोषी। अब ध्यान रखिए, निचले वाले तीनों प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता, यह उपभोक्ता है। उत्पादक केवल कौन है? घास है। तो ये तीनों इसके ऊपर निर्भर रहते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में दो मूल क्रियाएं उत्पादित होती हैं, सौर ऊर्जा जिसका मूल स्रोत है और अन्य अन्य जीवों के द्वारा स्थानांतरित होती है जी, और इसे कहते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी या एक पथीय। दूसरा था विभिन्न अजैविक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का एक चक्रीय पथ के द्वारा जैविक अजैविक के बीच में आदान प्रदान करना, यह कहलाता है ऊर्जा का प्रवाह। कैसे हैं? जैसे इस डायग्राम में ऊर्जा सूर्य से प्राप्त हो रही है। सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त किया किसने? पौधों ने प्राप्त किया। पौधों को ऊष्मा के रूप में, ध्यान की, ग्रास ऊपर को मेंढक और मेंढक को ऊर्जा किससे मिली? सांप को। या अब यहाँ पर ऊर्जा रिलीज हुई, कहाँ पर? पौधों के रूप में, पौधों के द्वारा ऊर्जा रिलीज ऊष्मा के रूप में। फिर यहाँ ऊष्मा ग्रास ऊपर में भी रिलीज हुई ऊर्जा और ऊष्मा फिर मेंढक में भी और मेंढक से सांप में भी। अब यह जो तीनों है ऊर्जा का वातावरण स्थानांतरण, ध्यान की, ऊर्जा प्रवाह, यानी कि जितनी ऊर्जा लेते हैं पुनः उतनी मात्रा बाहर निकलती है और जिसे कि ऊर्जा प्रवाह होते हैं। अब यह ऊर्जा कुछ भाग वो जमीन में चले जाते हैं, कुछ वातावरण में चली जाती है। इस जीव में ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। अब पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्य का एक अत्यंत छोटा सा भाग, लगभग 1% हरे पौधे यानी उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाते हैं।